मैं पूरे बिहार के अलग अलग हिस्सों से होता हुआ यहां पहुंचा हूं। हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए और सूखने लगे तो जलाने के काम आए। कच्चा समझ के बेच न देना मकान को, शायद कभी ये सर को छुपाने के काम आए। इरफान आलम को कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच में भेजा। और कल वो वीडियो आपने देखा होगा कि जब राहुल गांधी जी कस्बा में जनसभा करने आए और उन्होंने पहली बार मैंने राहुल गांधी की किसी जनसभा में देखा कि उन्होंने कैंडिडेट से कहा कि तुम बोलो। और इरफान जब बोल रहे थे और इरफान के रूंधे हुए गले को देख करके, इनके जज्बात देख करके राहुल गांधी ने माइक लेकर के कहा कि आप पोस्टमैन के बेटे हो और अब आप एमएलए बनने जा रहे हो। तो राहुल जी ने यूं ही नहीं कह दिया है, राहुल गांधी जी ने ऐसे ही इरफान आलम को नहीं कह दिया है। राहुल गांधी जी के पास पूरा सर्वे है, उनको पता है कि इरफान आलम बड़े वोटों के अंतर से चुनाव जीतने जा रहे हैं। एक बात आपको बता दूं, मेरी माओ बहनों, नौजवान साथियों, मैं बिहार के अलग अलग हिस्सों से होता हुआ यहां पहुंचा हूं। पूरे बिहार में चुनाव प्रचार कर रहा हूं पिछले 16 दिन से, बिना थके, बिना रुके, बिना सोए लगातार सफर कर रहा हूं। आज दिन में भी हेलीकॉप्टर से 7 सभाएं की। उसके बाद इरफान ने जब मुझसे रिक्वेस्ट किया कि शाम में आप आ जाइए रात में, तो मैंने कहा बिल्कुल, मैं बहुत थका हुआ हूं लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि लोगों से मुलाकात करने के लिए आ जाऊं। तो मैं पूरे बिहार के अलग अलग हिस्सों से आया हूं, चाहे वो बछवाड़ा हो, चाहे वो बिहार शरीफ हो, चाहे फुलवारी शरीफ हो, चाहे नालंदा हो, चाहे बगहा हो, चाहे ढाका हो, चाहे चनपटिया हो, चाहे बेतिया हो, चाहे विक्रम हो, चाहे बरबीघा हो, चाहे पूर्णिया का धमदहा हो या किशनगंज हो, ठाकुरगंज हो, बहादुरगंज हो। मैं पूरे बिहार के अलग अलग विधानसभाओं में प्रचार करता यहां पहुंचा हूं और जो माहौल मैंने देखा है उसकी बुनियाद पे कह सकता हूं कि आने वाली 11 तारीख को अगर आपने इरफान को जिता दिया तो फिर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने से कोई ताकत नहीं रोक सकती है। नौजवान साथियों, एक तरफ भाजपा और उनके साथी खड़े हैं, नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान हो, और एक तरफ राहुल गांधी, तेजस्वी यादव खड़े हैं। यह चुनाव 2 ताकतों के बीच में है और नीतीश जी के रिटायरमेंट का समय आ चुका है। अभी 4 दिन पहले नरेंद्र मोदी ने जब पटना में रोड शो किया तो नीतीश जी को अपने साथ गाड़ी में भी नहीं खड़ा किया। इससे भी पता चलता है कि नीतीश जी के रिटायरमेंट का समय आ गया है। मुझसे मीडिया के साथियों ने पूछा कि नीतीश जी के बारे में क्या कहेंगे। मैंने कहा मैं तो जब से बिहार आया हूं भोजपुरी का एक गाना सुन रहा हूं कि छन छन बदले तोहरे मिजाज रजऊ, दगाबाज रजऊ, धोखेबाज रजऊ। तो मैंने कहा इससे पता चलता है कि ये गाना उन्हीं के लिए लिखा गया है और अब नीतीश जी के जाने का वक्त भी आ गया है। मेरे भाई इरफान आपके बीच के हैं, पार्टी ने इन्हें मौका दिया है और ऐसे में ये जो बच्चे इस तरफ बैठे हैं जिंदा दिल, ये कस्बा के लोग हैं। इस जगह का नाम क्या है? भरेली कमलपुर। तो बड़े जिंदा दिल बच्चे भी हैं यहाँ, नौजवान साथी हैं, माएं बहनें हैं। 2-3 चीजें आपसे बताना चाहता हूं खुसूसी तौर पर कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो हमारी पार्टी ने, महागठबंधन ने ऐलान किया है कि 14 नवंबर को सरकार बनेगी और 2 महीने के अंदर यानी कि 14 जनवरी से पहले हर खवातीन के अकाउंट में, हर महिला के अकाउंट में एक साथ 30,000 रुपया देने का काम करेगी सरकार। कितना? 3,000 नहीं, 30,000 एक साथ। सोचिए यहां जितनी माएं बहनें बैठी हैं, एक झटके में मालामाल हो जाएंगे आप लोग। 30,000 रुपया एक साथ। इधर इरफान विधायक बनेंगे, उधर महागठबंधन की सरकार बनेगी और 2 महीने के अंदर माओ बहनों के अकाउंट में माई बहन मान योजना के तहत 30,000 रुपए आएंगे।
नौजवान साथी बैठे हैं, सरकार बनेगी तो पार्टी ने ऐलान किया है, महागठबंधन ने ऐलान किया है कि बिहार के हर परिवार के एक नौजवान को सरकारी नौकरी देने का काम किया जाएगा। गैस सिलेंडर 500 रुपए का मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, वो गरीब जिनके सरों पर छत नहीं है, जिनके पास जमीन नहीं है, महागठबंधन की सरकार ऐसे हर बेघर इंसान को 5 डिसमिल जमीन फ्री देगी। और सबसे आखिर में सबसे बड़ा ऐलान कि आप इलाज कराने के लिए अस्पताल भटकते हैं, चाहे वो जिला अस्पताल हो या कोई बड़ी बीमारी हो गई तो पटना और दिल्ली जाना पड़ता है, इलाज कराने के लिए खेत बेचना पड़ता है, जेवर गहना बेचना पड़ता है। ऐसे में महागठबंधन सरकार कह रही है कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, इलाज के लिए 25 लाख रुपए का बीमा हर इंसान को फ्री में मिलेगा। आप 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में करा सकते हैं। इसलिए मेरे भाई इरफान को 200 यूनिट बिजली फ्री भी इन्होंने याद दिलाया मुझे। 200 यूनिट बिजली फ्री भी रहेगी। एक तो यार देखिए, एक सबसे बड़ी बात है, मैं पूरे बिहार में चुनाव प्रचार कर रहा हूं, पूरे देश में जाता हूं, दुनिया में जाता हूं, लेकिन जितना शरीफ प्रत्याशी उम्मीदवार आपके यहां है, उतना मैंने आज तक कहीं नहीं देखा है। यह इंसान आपके घर का बेटा है, आपका भाई है, पोस्टमैन का बेटा है। इनके वालिद ने जिंदगी भर चिट्ठियां बांटने का काम किया है, उन चिट्ठियों में आपके लिए खुशियां पहुंचाने का काम किया है आपके घरों पर। पहली बार ये आपके बीच में अपना दामन फैला करके खड़े हैं। आपने इससे पहले बहुत लोगों को मौका दिया, हमारे बुजुर्गों को कई कई बार मौका दिया, लेकिन अब इस नौजवान खून को मौका देने का वक्त आ गया है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। इसलिए चाचा, आप सबसे भी, नौजवान साथियों, आप सबसे भी गुजारिश है कि इरफान को इस बार जिताइए। हाथ छाप का बटन दबाइए। ईवीएम में कौन नंबर पे है? पहले से ही 1 नंबर पे है। सोचिए, नसीब साथ दे रहा है इरफान भाई का। जब अल्लाह की मदद होती है तो ऐसे ही होता है कि ईवीएम में पहले से ही 1 नंबर पे बटन है। अब जब ईवीएम में पहले से ही 1 नंबर पे बटन है तो फिर तो गिनती में 1 नंबर पे ही रहना है। इसलिए बिना किसी बटने के, बिना किसी बहकावे के, बिना किसी इधर उधर जाने के, एक चीज याद रखिएगा साथियों कि ये चुनाव विधायक चुनने से ज्यादा सरकार बदलने का चुनाव है। जब मकसद बड़ा होता है तो छोटी छोटी चीजें नजरअंदाज करनी पड़ती हैं। हमारे बुजुर्ग को कई बार मौका मिला, वो हमारे भी मोहतरम हैं, लेकिन अब इस बार पार्टी ने इरफान भाई को मौका दिया है। ऐसे में मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि फुटबॉल के मैच में हर आदमी गोल नहीं करता, एक आदमी गोल करता है, बाकियों को पास देना पड़ता है। इसलिए मेरे भाई, कहीं भी इधर उधर एक भी वोट किसी जज्बात में आकर के खराब मत करिएगा। उधर दिल्ली में बैठी हुई ताकतें ये सोच रही हैं कि बिहार को दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से चलाया जाएगा। दिल्ली में बैठी हुई ताकतें सोच रही हैं कि बिहार को गुजरात के व्यापारी चलाएंगे, लेकिन मैं यहां कस्बा में खड़ा होकर के कह रहा हूं कि बिहार को गुजरात के व्यापारी नहीं चलाएंगे, बल्कि बिहार के बिहारी चलाएंगे, यहां के नौजवान चलाएंगे। इसलिए सारे जज्बात एक किनारे, सियासत जज्बात का नाम नहीं है, सियासत होशमंदी और अक्लमंदी का नाम है। इरफान को हर समाज का वोट मिल रहा है, क्या हिंदू क्या मुसलमान। मैं जब भी इरफान से मिलता हूं, मैं पूर्णिया में रुका हुआ हूं, तो जो भी हिंदू भाई मिलते हैं मैं उनसे अक्सर पूछता हूं कि कस्बा का कैंडिडेट कैसा है, तो वो बड़े मोहब्बत से कहते हैं कि इरफान हमारे लिए भी घर के बेटे की तरह है। हमें ये कभी नहीं लगता कि वो हिंदू या मुसलमान है, वो एक इंसान है। मुझे अशोक साहिल का एक शेर याद आता है कि मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मुझको मजहब के तराजू में न तौला जाए, मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए।
इसलिए साथियों, आप सबसे गुजारिश है, कल राहुल जी भी आ गए, आज प्रियंका जी भी आई थी पूर्णिया में, मैं श्रीनगर में पहले ही आ चुका हूं और आज इस जगह भी हाजिर हो गया हूं। तो आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सारे लोग 11 तारीख को हाथ छाप का बटन दबा करके इरफान को असेंबली पहुंचाने का काम करिए। 11 तारीख की सुबह घर से निकलिए तो अम्मी बहनों ये सोच के निकलना कि आप इधर एक बटन दबाओगे, उधर 30,000 रुपया आपके अकाउंट में आने के लिए तैयार हो जाएगा। और घर वाले अगर इधर उधर कहीं बहके हो तो उनको भी समझा दीजिए, उनके बहकने से आपका 30,000 का नुकसान होगा। इसलिए सुबह 11 तारीख को उनको पकड़िए और उनसे कहिए कि तब तक घर में चाय नहीं बनेगी जब तक जाकर के इरफान को वोट दे करके नहीं आइएगा। आप चाह लेंगी तो इरफान को कोई हरा नहीं सकता है और आपको चाहना ही पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा फायदा तो महागठबंधन की सरकार बनने पर आपका है। हमें पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन आप लोगों के अकाउंट में 30,000 एक साथ आएगा। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि इरफान को जिताइए, असेंबली पहुंचाइए। मोहब्बत का ये जो पैगाम लेकर के इरफान चल रहे हैं, उस बुनियाद पर आप सबसे कह रहा हूं कि सियासत है, अदावत है, परिंदा है, शिकारी है। सियासत है, अदावत है, परिंदा है, शिकारी है, मगर इन सारी चीजों पर मोहब्बत अब भी भारी है। इसलिए साथियों, जो सड़क पे भी मौजूद है उनसे भी मेरी गुजारिश है कि इस बार इरफान को एक बार मौका दीजिए। अगर आपने इरफान को मौका दिया तो इरफान रात के 12 बजे भी आपकी खिदमत करने के लिए, आपके मुद्दों पर खड़े होने के लिए मौजूद मिलेंगे। मैं इमरान, ये इरफान, और एक वादा आपसे करता हूं कि आप इरफान को एमएलए बनाओगे तो सिर्फ एक एमएलए नहीं मिलेगा आपको, साथ में एक सांसद फ्री मिलेगा। ये बिहार की असेंबली में खड़े होकर के आपके मुद्दों पर लड़ेंगे और मैं देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में, राज्यसभा में खड़ा होकर के आपके मुद्दों पे लड़ूंगा। ये आपको भरोसा दिला रहा हूं। इससे अच्छा ऑफर क्या हो सकता है? एक के साथ एक फ्री, विधायक के साथ सांसद फ्री, इससे अच्छा ऑफर क्या हो सकता है? इसलिए ये भाजपा वाले, ये लोजपा वाले, ये बाकी निर्दलीय जो भी साथी हैं वो आपके बीच में आए तो उनसे कह दीजिए, भाई ये चुनाव एक्सपेरिमेंट करने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव सीधे सीधे भाजपा और उनके दोस्तों के बीच में और कांग्रेस और महागठबंधन के बीच में है। इस बार हम इरफान को विधायक बना करके असेंबली पहुंचाने का काम करेंगे। मैं बहुत थका हुआ हूं, मुसलसल सुबह से सफर कर रहा हूं, लेकिन आपको शायरी नहीं सुनाऊंगा तो आप जाने नहीं देंगे, मुझे ये बात पता है। तो मैं एक नज़्म सुना देता हूं। अच्छा, चाय वाला सुनना है? ठीक है, आप बैठिए, मैं सुनाता हूं। कि कहां सोया है चौकीदार। आप थक तो नहीं गए? तो मुझे लगना चाहिए कि आप सारे लोग थके नहीं हैं। कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1,000 के पार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। के चाय, कितने भोले और कितने प्यारे लोग हैं आप। चाय का नाम ले लीजिए, पिलाइए मत, फिर भी आपको स्वाद आ जा रहा है। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? भागलपुर में 1,026 एकड़ जमीन, 1, 2, 4, 10 एकड़ नहीं, 1,026 एकड़ जमीन नरेंद्र मोदी जी ने अपने दोस्त अडानी को दिलवा दी। जानते हैं कितने में?
1 रुपए में, कितने में? 1 रुपए में। 1 रुपए में आजकल चाय भी नहीं आती है, लेकिन 1000 एकड़ जमीन मोदी जी ने दिलवा दी अडानी को। तब इमरान ये मिसरे पढ़ता है कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। उधर जो सड़क पर खड़े हैं बिल्कुल हाथ बांध के कसम खा के आए हैं कि ताली वाली नहीं बजाएंगे, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं कि उनकी भी शिरकत हो। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। के जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। तालियां तो अब बजेंगी कि अब बिहार में बन जाएगी तेजस्वी सरकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। यहां असम से 4 टर्म के एमएलए रकीबुद्दीन साहब बैठे, राजस्थान के पूर्व एमएलए सवाई माधोपुर के दानिश अबरार साहब बैठे, भोपाल के एमएलए बैठे हुए आतिफ अकील साहब, अनीस मामू बैठे हैं, इकबाल साहब बैठे हैं। ऐसे ऐसे लोग आपके बीच में कहां कहां से चल करके अपील करने आए। इसलिए साथियों, आप सबसे गुजारिश करूंगा कि इस बार चूकिएगा मत, और वो हमारे बुजुर्ग जो नाराज होकर के इरफान के खिलाफ काम कर रहे हैं, मैं उनको भी पुकारता हूं कि चचा बेटा समझ करके इरफान को अपनी दुआओं से नवाजिए। इरफान बेटा बन के काम करेगा कस्बा के लिए, यहाँ की खिदमत करेगा, ये हम लोगों को भरोसा दिलाते हैं। इसलिए साथियों, एक भी वोट इधर उधर बर्बाद मत करिएगा, एक भी वोट कहीं बांटिएगा मत। चुपचाप चुपचाप, आवाज कम आ रही है, चुपचाप। इतने से कैसे काम चलेगा? आवाज आपकी पहले पूर्णिया तक पहुंचनी है, फिर पटना तक पहुंचनी है, फिर दिल्ली तक भी तो पहुंचनी है। कि चुपचाप 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 एक एक वोट लेकर के घरों से बाहर निकलिए। और आखिरी बात आपसे कहता हूं साथियों, याद करिए 7 सितंबर 2022 की वो सुबह, जब कन्याकुमारी में समंदर के किनारे खड़े होकर के राहुल गांधी ने यह ऐलान किया कि मैं नफरत के खिलाफ 4000 किलोमीटर पैदल चलूंगा और एक नारा लगाऊंगा कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। 4000 किलोमीटर राहुल गांधी पैदल चले। मैं चला हूं उनके साथ। जब मैं उनके साथ चलता था तो मीडिया के साथी कहते थे कि इमरान साहब आप सांसद बाद में हैं, पहले शायर हैं, राहुल गांधी के साथ पैदल चल रहे हैं, क्या कहेंगे? तब मैं कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ। मैंने देखे हैं राहुल गांधी के पैर के छाले, मैंने देखा है उस शख्स के माथे का बहता पसीना। तो आप तो इस बात पर ईमान रखते हो कस्बा वालों ना, कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे दी जाए। मैं रखता हूं इस बात पर ईमान, क्योंकि ये हमारे आका का कौल है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे दी जाए। मैं रखता हूं इस बात पर ईमान, आप भी रखते होंगे इस बात पर ईमान। रखते हैं ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे दी जाए। तो मैं आप सबसे अपील करता हूं साथियों कि मैंने देखा है राहुल गांधी को 4000 किलोमीटर पैदल चलते हुए। अभी राहुल गांधी के पैर के न तो छाले सूखे हैं, न माथे का बहता हुआ पसीना सूखा है। मैं आज कस्बा में खड़ा होकर के आप सबसे राहुल गांधी की वही मजदूरी मांगने के लिए आया हूं, और वो मजदूरी है
राहुल गांधी ने अपना नुमाइंदा बना करके इरफान आलम को आपके बीच में भेजा है। 11 तारीख को हाथ छाप के सामने बटन दबा करके अपना एक एक वोट दे करके राहुल गांधी को उनकी मेहनत की मजदूरी दे दीजिए जो उन्होंने कन्याकुमारी से चल करके कश्मीर तक में पूरी की। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, मैं जमानत लेता हूं। बहुत सारे लोगों ने इल्जाम लगाए कि इरफान ने तो पैसे से टिकट खरीदा होगा। सुना था आपने वो लोगों की नाराजगी, लोगों के इल्जामात। कहां चले गए थे इरफान बाबू? मेहमान को लाने गए थे क्या? आइए। इल्जाम लगाए लोगों ने। इरफान की शक्ल सूरत देख के लगता है कि ये किसी को पैसा दे सकते हैं। ये तो पैसा ले सकते हैं, बस दे नहीं सकते। जब ये मेरे पास पहली बार आए दिल्ली में तो मैंने इनको चाय पिलाई, इनको मिठाई खिलाई, पानी पिलाया और मैंने इनसे वादा किया कि इरफान अगर आपको कांग्रेस पार्टी टिकट देगी तो इमरान प्रतापगढ़ी पहला आदमी होगा जो आपके लिए वोट मांगने के लिए आएगा और जहां जहां कहोगे वहां वहां वोट मांगने के लिए आएगा। और जो ये बातें कर रहे थे, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, अपने बुजुर्गों से भी, कि कांग्रेस पार्टी किसी से पैसा लेती नहीं बल्कि चुनाव लड़ने के लिए पैसा देती है अपने प्रत्याशियों को। और कल आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी ने किस मोहब्बत के साथ इरफान को अपने गले से लगाया और कहा कि जाइए, पोस्टमैन का बेटा अब एमएलए बनेगा। अब अगर राहुल गांधी जी ने इतना कह दिया कि पोस्टमैन का बेटा एमएलए बनेगा और आपने उनकी बात का सम्मान रख लिया, तो यह भी जान लीजिएगा कि पोस्टमैन का बेटा सिर्फ एमएलए तक नहीं रुकेगा, सरकार बनेगी तो मंत्री भी बनेगा। इसलिए इरफान को जिताइए, इरफान पे भरोसा जताइए। इरफान आपके जैसे हैं, इरफान अमीरी में नहीं पले हैं बल्कि आप जैसे घर परिवार से निकल के आए हैं, इसलिए आपके बीच का बेटा है। कोई तंज करे, कोई ताना कसे, कोई इरफान को हराने की साजिश करे तो उनसे कह देना कि कैंची से चरागों की लवे काटने वालों, कुदरत के करिश्मों से लड़ोगे तो मिटोगे। तुम फूल को चुटकी में मसल सकते हो लेकिन खुशबू को बिखरने से नहीं रोक सकोगे। इरफान चुनाव जीतेंगे। ये जितने भी नारा लगाते हुए लोग वोट बांटने की साजिशें करते हुए सड़कों पर दिखें, उनके नारे सुन लीजिए, उनके भाषणों पर ताली भी बजा दीजिए, लेकिन वोट बहुत जिम्मेदारी का काम है। मरहम के लालच में अपनी दुखती रग का पता दुश्मन को देना अक्लमंदी नहीं है बल्कि बेवकूफी है। इसलिए आप सबसे गुजारिश कर रहा हूं कि सारे समीकरण इरफान के साथ हैं। हर समाज का वोट मिल रहा है। अगर यहां से इस बूथ से इरफान जीत गए तो फिर पूरे कस्बा में इरफान को जीतने से कोई रोक नहीं सकता। और इरफान जीतेंगे तो तेजस्वी यादव 14 नवंबर 2025 को मुख्यमंत्री बनेंगे। और अगर तेजस्वी यादव 14 नवंबर 2025 को मुख्यमंत्री बने तो इमरान ऐलान करता है कि आने वाले 2029 में राहुल गांधी को इस देश का प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए मकसद बड़ा है। आपका एक वोट सिर्फ बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा बल्कि भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए एक जमीन तैयार करेगा, क्योंकि बिहार से ही दिल्ली का रास्ता भी जाता है। तो साथियों, उठाइए अपना एक एक हाथ, भरोसा दिलाइए मुझे, एक एक हाथ उठाइए, भरोसा दिलाइए मुझे कि आप 11 नवंबर को घर से बाहर निकलेंगे, सुबह सुबह बूथ पर जाएंगे और अपना एक एक वोट भाई इरफान आलम को दे करके 1 नंबर की बटन दबा करके हाथ छाप पर अपना बटन दबाएंगे और इरफान आलम को जिता करके एमएलए बना करके असेंबली पहुंचाएंगे। चुपचाप चुपचाप। और एक वादा आखिर में आपसे और करता हूं, आज तो मैं ऐसे ही आ गया, इरफान ने कहा, इन्होंने पुकारा और मैं हाजिर हो गया, लेकिन अब अपनी तरफ से एक वादा आपसे करता हूं। आज चूंकि बहुत थका हूं और सुबह 6 जनसभाएं लगी हैं, कल प्रचार का आखिरी दिन है, तो एक वादा आपसे करता हूं कि आप इरफान को अपने इस पूरे पंचायत से, प्रखंड से जिता करके असेंबली पहुंचा दीजिए। 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा, मैं दिल्ली में रहूंगा लेकिन मेरी नजरें कस्बा विधानसभा पर रहेंगी। इरफान जीतेंगे तो इमरान जीतेगा,
इरफान जीतेंगे तो राहुल गांधी जीतेंगे, इरफान जीतेंगे तो तेजस्वी जीतेंगे। इसलिए मेरे साथियों, आपका एक एक वोट मेरे कंधे पर आपका कर्ज होगा, यह आपसे वादा करता हूं कि उस कर्ज को इंशाल्लाह जिंदगी भर चुकाऊंगा। बदन में जो भी लहू है तेरी अमानत है, बदन में जो भी लहू है तेरी अमानत है, जहां जहां हो जरूरत वसूल कर लेना। मैं आपकी आवाज बनके कल भी बोल रहा था, आने वाले दिनों में भी बोलता रहूंगा, डरूंगा नहीं कभी इस वक्त के हाकिम से। और इसी यकीन के साथ आपसे कह रहा हूं कि आप अगर इरफान को जिता देंगे तो राहुल जी ने जो मुझसे कहा है कि इमरान जाओ कस्बा में लोगों से मिलो, उनसे अपील करो, उनको समझाओ अपने चाहने वालों को कि एक भी वोट इधर उधर खराब ना करें। लड़ाई बहुत बड़ी है और जब बड़ी लड़ाई होती है तो छोटी छोटी शिकायतें किनारे रखनी पड़ती हैं। इसलिए इरफान को बिना किसी शिकायत के, बिना किसी शिकवे के चुनाव जिताइए। इंशाअल्लाह 14 के बाद एक दिन यहीं पर जीत के जश्न का प्रोग्राम होगा, उसमें आऊंगा और जितनी शायरी कहोगे उतनी शायरी आपको सुनाऊंगा, यह वादा करता हूं। एक्चुअली हाँ, पिछले 16 दिन से प्रचार कर रहा हूं, गले की हालत बहुत खराब है, लेकिन 4 मिसरे और पढ़ देता हूं कि दायरे में सिमट के आएगा वो, जिन्हें लगता है कि वो थोड़े वोट काट लेंगे और भाजपा को जितवा देंगे, लोजपा को जितवा देंगे। मैं उनके नाम ये मिसरे पढ़ रहा हूं कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा, आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा। इरफान जैसा शरीफ विधायक आपको नहीं मिलेगा, इसलिए मेरे भाई मौका भी है, दस्तूर भी है, इन्हें सहेज के रख लीजिए। ये आने वाली 30-40 सालों तक कस्बा असेंबली की खिदमत करते रहेंगे, ये भरोसा आपको दिलाता हूं। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत।